ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आर्यन अभियान में। आज हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। यह दूसरा हफ्ता है जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक सत्तारूढ़ दल के सांसद ने ही कैमरे पर बोला कि भ्रष्टाचार हर काल में चला आ रहा है और कभी नहीं रुक सकता है। और वो उन्होंने तब बोला था जब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उन्हें खुद 20,000 रुपए घूस देने पड़े थे। अब आपको एक और चेहरा हम दिखाते हैं गोपालगंज का। जी हाँ, गोपालगंज में भ्रष्टाचार का एक और चेहरा सामने आया है। आरोप है कि स्कूल की इमारत बिना न्यू दे ही बनाई गई। आरटीआई के जरिए जब निर्माण की जानकारी मांगी गई तो आवेदक को दी जाने लगी जान से मार देने की धमकी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रजोखर का चमचम करता भवन, लेकिन इस भवन के रंग रोगन पर मत जाइए। दरअसल ये मकान है एक खूबसूरत खतरा। आरोप है कि ये इमारत बिना नींव की बनी है और बिना नींव की इमारत कभी भी हो सकती है जमींदोज। ये देखिए, पुरानी नींव पर ही खड़ी कर दी गई नई दीवार, कहीं कहीं तो बिना प्लिंथ की ही जोड़ दी गई है ईंट। जब आरटीआई के जरिए इस निर्माण की जानकारी मांगी गई तो स्कूल प्रबंधन खड़ा हो गया आवेदक के खिलाफ। जब ये विद्यालय बन रहा था पुराने भवन पर, पहले 2 कमरा का पुराना भवन था यहाँ पर, जो विद्यालय बनने का काम लगा तो पुराने दीवार के कुर्सी पर से काला मार सब उठा दिए और एक रूम और बढ़ाना था जिसका नींव न खोलकर शहर जमीन पर से उठा लिया गया। घपले की आशंका को लेकर डीईओ और डीएम से भी शिकायत की गई। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर अब आरटीआई आवेदक को दी जाने लगी है धमकी। सूचना के तहत मार साहब से जवाब मांगा, मार साहब हमको जवाब दिए जो सरासर गलत है। उसके बाद हम शिक्षा विभाग बीओ साहब कार्यक्रम पदाधिकारी सबको आवेदन दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ और बार बार हम पर दबाव बनने लगा कि आप अपना कंप्लेंट वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा। रजोखर गांव के लोगों का भी कहना है कि कहीं जमीन के ऊपर तो कहीं पुरानी नींव पर खड़ी कर दी गई है दीवार। जो बिल्डिंग बना है वो बिल्डिंग जमीन के ऊपर से उठा लिया गया है। पुराना जो बिल्डिंग था 2 ठो, उसी के ऊपर से नींव खींच कर उठा लिया गया है। जमीन कब गिर जाएगा मकान, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम सब लोग का बच्चा सब आता है इसमें पढ़ने, कभी मकान गिर गया, कुछ हो गया, दुर्घटना घट जाएगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि ये भवन सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से बना है और जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। यह विद्यालय भवन जो बना है वो सर्व शिक्षा के पैसा से बना है और श्री उपेंद्र राय जी द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद, दुर्भावना से प्रेरित। निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सैकड़ों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। क्या आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाना अपराध है? फिर एक आवेदक को क्यों दी जा रही है धमकी? आर्यन न्यूज के लिए गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो देखा आपने एक और चेहरा भ्रष्टाचार का, एक और रूप जो गोपालगंज में सामने आया। लेकिन यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब इसकी जानकारी मांगी तो उसे धमकी भी दी जाने लगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ सविता जुड़ी हुई हैं मसौड़ी से। स्वागत है सविता जी, आर्यन अभियान में क्या कहना चाहती हैं आप? जी हाँ, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। जी शुक्रिया, अपनी बात रखें। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक पूर्व जिला पार्षद थी और अभी भी वर्तमान में पंचायत समिति हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार इतना फैल गया है जी कि जिला पार्षद से प्रखंड, जिला में भी प्रखंड में भी मैं देखते आई हूँ। एक पंचायत समिति की बैठक में जिस तरह से पंचायत समिति सदस्य ने जब ये राशन के बात उठाए तो उसमें है जो पदाधिकारी लोग बोले कि ये लेफ्ट कर गया है 2 महीने का, लेकिन वीडियो साफ शब्दों में कहते हैं कि 2 महीने का लेफ्ट नहीं किया है। ये अधिकार रैली जो मुख्यमंत्री का हुआ था गांधी मैदान में, उसमें 2 महीने का गया है जी। इस तरह से कहा जाता है। आज हमारी आंगनबाड़ी बनने की बात आ रही है तो आंगनबाड़ी के लिए जो जरूरत जमीन लिखाने की बात है तो एमओ है जो सीओ साहब है जो 15,000 डायरेक्ट 15,000 रुपया पहले मांगते हैं कि 15,000 रुपया दीजिएगा तो हम लोग नो ऑब्जेक्शन देंगे, नहीं तो ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। खास करके फैलाने वाले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि नीतीश कुमार को ही है जो बिहार से हटाया जाए, तभी ये रोग
खत्म होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए सरिता जी आपका। तो निश्चित तौर पर हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे जिधर की भी बात की जाए, और यही तस्वीर हमने गोपालगंज में भी देखी। और महन जी, पहले हम आपके पास आएंगे इसलिए क्योंकि आप खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप भी गोपालगंज से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और ये तस्वीर इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जो आपने तस्वीरें देखी, बिना न्यू के इमारत खड़ी कर दी गई, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब जानकारी मांगने की कोशिश की तो उसे धमकी दी जा रही है। नहीं, देखिए, ये आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ आम बात बन गई है कि जो भी सूचना मांगेगा, एक तो लोक सूचना अधिकारी समय से सही सूचना नहीं देंगे, अपील में जाएंगे, आयोग में आएंगे तो परेशान होंगे, और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी और उससे कंसर्न रखने वाले जो भी विभाग के लोग या दबंग लोग, आपराधिक लोग, ये सब लोग मिलके उसको चाहते हैं कि रास्ते से खत्म हो जाए। ये कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? तो आज लगातार 4-5 लोगों की हत्या हुई बिहार में, सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की, जिनको सब लोग जानते हैं। इसके अलावा कई लोगों की आरटीआई के चलते हत्या हुई है, दर्जनों लोगों को ऐसे किया गया है। गोपालगंज का आपके सामने, आपके बीच केस आ गया है, आप उस मुद्दे को उठाए हैं, तो हो सकता है कि उनको फर्जी केस में सरकार न फंसाए, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई बलात्कार का भी कोई फर्जी केस करवा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मास्टर साहब जो बोल रहे थे कि पूरा अपराध जो आरोप है वो निराधार है, तो उनको सूचना दे देने में क्या हर्ज है? और गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये जो मामला है, ये गड़बड़ी हुई है, ये भ्रष्टाचार है, तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, समयबद्ध कार्रवाई करना चाहिए। जो तो बातें आपने कही, मैं जो बातें आपने कही, ठीक वही बातें उपेंद्र जी के उस बयान में भी थी कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये केस वापस नहीं लिया तो आपको हम किसी दूसरे केस में फंसा देंगे, आपको किसी और केस में फंसा देंगे, धमकी दी जा रही है। अभिरंजन जी, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से यह चर्चा चल रही है और जिस तरीके से वो खबर गोपालगंज के स्कूल की खबर जब आरटीआई एक्टिविस्ट मानते हैं, महन जी भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं, उपेंद्र जी भी वही बात कह रहे हैं, जिन्होंने वो बयान दिया कि उन पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये दबाव डाला जा रहा है कि अगर आपने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो आपको किसी दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा। तो फिर आरटीआई का मकसद क्या रहा? नीतीश कुमार ने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी, जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में आरटीआई को भी लाया था कि आप भ्रष्टाचार के हर एक मामले की जानकारी मांग सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और उसके बाद जब जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट लेते हैं तो उनको उनके साथ इस तरीके से उन पर दबाव बनाया जाता है। क्या मकसद रहा इसका? देखिए, दो बातों का फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। एक बातें कहने की होती हैं, दूसरी बातें करने की होती हैं। हर कही हुई बात जो है की नहीं जाती है। सत्तारूढ़ जो नेता होते हैं उनके आचरण से, उनके व्यवहार से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यही सीख सकते हैं कि हर कही हुई बात जो है की नहीं जाती है। जहाँ तक आरटीआई का सवाल है तो देखिए, आरटीआई का मकसद बहुत ही बढ़िया था, नेक था। आरटीआई बहुत ही प्रभावी हथियार है जनता के हाथों में, लेकिन बिहार तो उसमें है ही। बिहार में बहुत ज़्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, लेकिन आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान पर बन आई है। जहाँ जहाँ आप जो है कोई सूचना मांगते हैं, ऐसी सूचना जिससे किसी बड़े अधिकारी की, किसी बड़े नेता की या किसी प्रभावशाली या दबंग आदमी की नींद हराम हो सकती है, तो उसके बाद जो है आरटीआई कार्यकर्ता की जान पर बन आती है। आपने कई राज्यों में देखा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने में बड़े बड़े नेताओं का हाथ रहा है। तो बिहार में भी जो जिसकी तरफ महेंद्र ने इशारा किया कि 3-4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, ये हत्याएं आप ये समझ लीजिए कि मामूली लोगों ने नहीं करवाई हैं। ये भी जो है समाज के दबंग लोग हैं, बहुत प्रभावशाली लोग हैं। हो सकता है कि उनके राजनीतिक लिंक भी रहे हों, और इसीलिए आप देखते हैं कि इतने कार्यकर्ताओं की हत्या होने के बाद तो कायदे से एक माहौल तैयार हो जाना चाहिए था आरटीआई कार्यकर्ताओं के पक्ष में और सूचना के अधिकार के पक्ष में, जनता के अधिकार के पक्ष में। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां जारी हैं, और उनको जो एक सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक जो उनके भीतर एक सुरक्षा का एहसास भरना चाहिए, उसकी तरफ हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकार ने देखिए कोई काम नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये मामूली से, मैं इसीलिए सैयद आपको याद होगा कि मैं बार बार बहुत सारी जिम्मेदारियां समाज के ऊपर भी डालता हूं। ये नेताओं की तरह बोलना सीख गए आम लोग भी नेताओं की तरह बोलना सीख गए हैं। हमारे सिस्टम में एक टीचर की कितनी हैसियत होती है आपको मालूम है, लेकिन उस टीचर की भाषा क्या होती है? बिल्कुल वो भाषा होती है जो राजनेताओं वाली भाषा है, बिल्कुल बेबुनियाद। इस फ्रेज पर आप गौर कीजिए, ये किसका फ्रेज है? ये हमारे देश के नेताओं का फ्रेज है कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, दुर्भावना से प्रेरित हैं।
ये मास्टर लोग भी, शिक्षक लोग भी, हमारे समाज के आम लोग भी अगर नेताओं की तरह बोलना सीख जाएंगे तो फिर उस समाज का जो है भगवान ही मालिक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, दोनों तरफ से आता और जाता है, और दोनों तरफ में से किधर ज्यादा आ रहा है और किधर से कम जा रहा है, इसका फैसला करना इतना आसान नहीं है। हमारा समाज भ्रष्ट है, इसीलिए हमारे नेता और अफसर भ्रष्ट हैं, हमारे नेता और अफसर भ्रष्ट हैं, इसीलिए हमारा समाज भ्रष्ट है। और मैं एक अलार्म है जो कि हमारी एक दर्शक ने, सरिता पासवान उनका नाम था, उन्होंने अभी कॉल करके कहा कि नीतीश कुमार को हटाया जाए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचार के पीछे नीतीश कुमार हैं। मैं इस बयान में कितनी सच्चाई है नहीं है मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं 6 साल तक, और 7वें साल उनकी लोकप्रियता का ग्राफ धीरे धीरे गिरा है, तो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए ये एक अलार्म है। आज एक सरिता पासवान बोल रही है कि बिहार में सारे भ्रष्टाचार के पीछे जो है नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी को हटाया जाए। हो सकता है कि अगर ये चीजें नहीं रुकी, अगले 2-3 साल में ये चीजें नहीं रुकी, तो सिर्फ एक सरिता पासवान नहीं, हजारों लाखों सरिता पासवान, करोड़ों बिहार की जो सरिता पासवान है, वो सारे लोग इसी सुर में बोलेंगे। ये माननीय नीतीश कुमार जी के लिए एक चेतावनी की घंटी है। बिल्कुल सही कहा आपने अभिरंजन जी कि एक चेतावनी की घंटी। एक आम जनता अगर इस तरीके की बात करेगी या करेगा तो जाहिर तौर पर ये साफ एक चेतावनी है। और यही बात हम आपसे भी करना चाहेंगे विनोद जी, जो लगातार चाहे वो महेंद्र जी बोले या फिर प्रभाकर जी कहें या एक हमारे साथ जो दर्शक जुड़ी उन्होंने कही, अभिरंजन जी ने कही कि आप एक मकसद को, एक नेक मकसद को आप कहीं दूर ले जा रहे हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आरटीआई का एक बहुत बड़ा हथकंडा आम जनता के हाथों में पकड़ाया, एक ऐसा कह सकते हैं कि हथियार पकड़ाया कि वहां पर आप नेता हो, आप मंत्री हो, सबकी पोल खुल सकती है। शुरुआत में इस आरटीआई का मकसद भी काफी दिखा, जब लगातार जानकारी मांगी गई, जानकारी मिलती रही, लेकिन कुछ दिन के बाद से अचानक से इसमें क्या हो गया कि आरटीआई में एक तो जानकारी, ये भी कई बार शिकायतें आई हैं और महेंद्र जी शिकायत से रूबरू भी हुए होंगे कि जानकारी मिलती ही नहीं है। कई बार जब भेजा जाता है, लिखा जाता है, तब या तो आधी अधूरी जानकारी मिल जाती है या कभी जानकारी नहीं मिलकर उसे टाल दिया जाता है, और जानकारी और साथ ही साथ प्रेशर और दबाव भी दिया जाता है। तो ये मकसद कहां चला जा रहा है? और आरटीआई की अगर बात की जाए तो एक नेक मकसद ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल उसमें कुछ आम जनता की अगर बात की जाए तो उसे परेशानी ही हो रही है। देखिए, आरटीआई को यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी की सरकार ने निश्चित रूप से नेक मकसद के ख्याल से लाया था, और अभी भी केंद्र में ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार जो भी है, जब भी रही है, आप किसी तरह की सूचना मांगेंगे तत्काल उसका जवाब आपको चलाता है, उसमें कहीं इफ वट और दबाव की बात नहीं बनती है। राज्य सरकार, पूरे भारत में राज्य सरकार है, केंद्र नहीं, राज्य सरकार है। नहीं, आप कांग्रेस के राज में, केंद्र सरकार की बात, राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं। केंद्र, भारत सरकार ऐसी नहीं करती है, राज्य सरकारें कर रही हैं, मैं उसे नहीं अथी रखता। ठीक है, कर रही है राज्य सरकारें, बहुत तरह की परेशानी ला रही हैं, तो इसमें भी सुझाव फिर से जाना चाहिए केंद्र सरकार को कि इसको और सख्त बनाए, और जो राज्य सरकारें सही समय पर सूचना नहीं देती है उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए कमेटी गठित हो। सूचना अधिकार को कांग्रेस ने ही केंद्र सरकार के विभाग बताए कि जो कानून लागू हुआ जिस दिन, उसके 120 दिन के अंदर धारा 4 के अंतर्गत 41B में 17 तरह की सूचनाएं स्वतः जारी करनी थी। आज तक न केंद्र सरकार ने जारी किया है, न किसी राज्य सरकारों ने जारी किया है। जो सूचना मांग रहे हैं, ये धारा 4(1)B के तहत उसको स्वतः जारी कर देना चाहिए। महेंद्र जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, राका हैं पटना से। स्वागत है राका जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? राका जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है। तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे थे मुख्यमंत्री जी का, तो थोड़ा अतीत में पिछले अतीत में जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी के कि अब कब ये ईमानदार थे। ईमानदार छवि जरूर बनाई इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, लेकिन ईमानदारी का ढोंग किया इन्होंने बार बार। आप याद कीजिए, जब शराब घोटाले की बात आई, जब इनके मंत्री जमशेद अशरफ जी ने ही उठाया सवाल, इसमें बड़े स्तर पर घोटाला है। इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे आरसीपी सिन्हा जी तत्कालीन, वो संलिप्त थे। तत्काल 4-5 बार समय मांगा, 3-4 महीने तक मंत्री ने केस किया बजाते, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उनको समय नहीं दिया मुख्यमंत्री ने मिलने का, और बाद में उनको हटा दिया गया। आप बियाडा घोटाला की बात पे भी जाएं
मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे, उनके चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर आरोप लगे, तत्काल एक कमेटी बना के उसकी लिपापोती कर दी गई कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो कैसे जीरो टॉलरेंस होगा? मुख्यमंत्री बार बार अपराधियों को बचा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उसको बचा रहे हैं, उसको अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं। आज अच्छे अफसर कहीं ना कहीं सेंटिंग में है, आप पता करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, जो अच्छे अफसर हैं, ईमानदार हैं, उनकी पूछ नहीं है। चलिए, तो कैसे जीरो टॉलरेंस की बात बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात अब बेमानी लगती है, करना होगा उनको। और वो चीज अभिरंजन जी की बात हम करेंगे कि जीरो टॉलरेंस कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। जो नेता अपनी बात रखते हैं, मंत्री अपनी बात रखते हैं, शायद वही हश्र जीरो टॉलरेंस नीति का भी हो रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पटना से राका एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है राका जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राका जी, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि एक बार फिर से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। प्रभाकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जैसे चर्चा चल रही है, महेंद्र जी की बात अपनी तरफ और विनोद जी की बात अपनी तरफ, अभिरंजन जी ने भी एक बात कही, क्या सही मायनों में आरटीआई का मकसद भटकता जा रहा है? देखिए, दरअसल आरटीआई का मकसद नहीं भटकता जा रहा है। सरकार जो आरटीआई लाई और जो आरटीआई कार्यकर्ता जो झेल रहे हैं, तो जो झेल रहे हैं, यही आरटीआई लाने का जो सरकारी तंत्र का जो मकसद था वो सामने आ रहा है। जो अभिरंजन जी बात कहे कि दबंगों का कब्जा हो गया है और कहीं ना कहीं से उसका राजनीतिक तालमेल है, और यही उसकी सच्चाई भी सामने आने लगी है आरटीआई एक्टिविस्टों के जरिए। जो आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं तक हो जा रही है। और इस सच्चाई इससे भी आप ले सकते हैं कि सूचना आयोग ही 10 महीने में 180 मामले दर्ज किए हैं, जो आरटीआई के कार्यकर्ताओं का धमकी वाला मामला है। ये हम नहीं कर रहे, सूचना आयोग दर्ज किया है 180, और उसमें आप समझिए कि 54 अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो डीएम अफसर से लेकर के मुख्य अभियंता और कई पदाधिकारी हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर आरटीआई सही मकसद से अगर सरकार लाई है, तो सूचना आयोग ने जो यह मामला दर्ज किया है, इस पर तत्काल ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो हो नहीं रही है। एक दिखावा हो रहा है, और सूचना आरटीआई कार्यकर्ताओं को जो झेलना पड़ रहा है। हम तो देखते हैं कि जो कार्यकर्ता जाते हैं, सूचना आयोग कह देता है कि आप ऑन स्पॉट जा करके जांच करिए। जब ऑन स्पॉट जांच करने जाते हैं तो खुद वो झेलते हैं कि वहाँ जितने उसके लठैत हैं, अपराधी हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो सूचना क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, वहाँ से डर से मारे चले जाते हैं। चलिए, तो बात वही हुई कि दबंगियों का कब्जा वहां पर हो रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मधेपुरा से मुन्ना है। स्वागत है मुन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पूरे बिहार में जी भ्रष्टाचार के विरोध में सबसे बड़ी बात है तो नियम बनाएगा कौन? जी, जो नियम बनाएगा, यदि वो खुद भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो। जी, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। वो जम्मू कश्मीर का कौन था जिसको कि नीतीश जी डीआईजी बनाए थे, क्या नाम था उसका? वो उसका टीआर पहले से खराब था, भ्रष्टाचार में वो डूबा हुआ था, भ्रष्टाचार में लिप्त था। फिर मुख्यमंत्री सब कुछ जानते समझते उसको यहाँ ला करके पदस्थापित किया। जी, मैं अपनी घटना कहता हूँ। मेरा चचेरा भाई, मेरा घर हुआ मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड। जी, वो कुशा त्रासदी में हम लोग का घर टूटा, तो उसमें पुनर्वास के लिए अकाउंट खोला गया। तो मेरे चचेरा भाई के अकाउंट में थोड़ी सी त्रुटियां हो गई, मतलब नंबर इधर से गड़बड़ हो गया। तो नंबर, अब वो अकाउंट नंबर सुधारने के लिए जब वो गया, तो प्रखंड का एक स्टाफ, जी, प्रखंड का एक कर्मी उस अकाउंट नंबर को ठीक करने के लिए 200 रुपया घूस मांगा। जी, जब मुझसे वो बोला, मैं गया तो बोला भैया आप घूस किस चीज का लोगे? तो बोला तो देना ही होगा आपको। हम बोले आप लेंगे? तो बोला हाँ लेंगे। तो हम बोले ठीक है भैया दे दो, हम आप लोग आर्यन अभियान चलाते हैं, इसमें मैं बोलूंगा। तो बोला आप कुछ हो कीजिए, हम लेबे करेंगे। तो यहाँ तो भैया मुख्यमंत्री खुद भ्रष्ट है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अभिरंजन जी, सुना आपने मुन्ना जी की ये आवाज? देखिए, मैं मुन्ना जी जैसे अपने तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूँ। ठीक है, घूस लेना अपराध है, घूस देना भी अपराध है। यह अपराध आप ना करें, और आप इससे, अगर आपको घूस देना ही है, अगर आपको लगता है कि आपको घूस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो जितने पैसे आप घूस में दे देते हैं, आजकल इस तरह के इतने सारे डिवाइसेज मार्केट में मिल रहे हैं, जो 1000-1500 रुपये में जो है इस तरह के कैमरे मिल जा रहे हैं,
जिनसे आप स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। यह किसी किताब में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ मीडिया में काम करने वाले लोग ही स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, सिर्फ चैनलों के रिपोर्टर ही स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। स्टिंग ऑपरेशन एक आम आदमी भी कर सकता है, भारत का एक सिटीजन भी कर सकता है। आप कैमरे पर घूस दीजिए, अगर आपसे कोई घूस मांग ही रहा है, मजबूर ही कर रहा है, आप मजबूर ही हो गए हैं, तो आप कैमरे पर घूस दीजिए, उस चोर अफसर को, घूसखोर अफसर को अपने कैमरे में कैद कीजिए, आप आर्यन टीवी को भेजिए, उसके बाद हम उसको चलाएंगे और देखते हैं कि इन लोगों पर कैसे कार्रवाई नहीं होती है। इन सारे लोगों को, हम सब लोगों को देखिए मिलकर नंगा करना पड़ेगा, इन सारे लोगों को हमको मिलकर बेनकाब करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इस तरह से नहीं होगी कि 4 नेता जो है रामलीला मैदान में और गांधी मैदान में चिल्लाएंगे, 4 पत्रकार जो है चैनलों के स्टूडियो में बैठकर चिल्लाएंगे, इस तरह से नहीं होगा। जनता को भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में, इस अभियान में भागीदार बनना पड़ेगा। घूस हमें नहीं देना है, किसी कीमत पे नहीं देना है, लेकिन अगर देने के लिए मजबूर ही हो रहे हैं तो हम ट्रैप करने की नीयत से देंगे, हम फंसाएंगे उसको, उस चोर को हम बेनकाब करेंगे, उसको आप कैमरे पर लीजिए। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि इस देश में यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह बहुत बड़ा विरोधाभास है, बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है कि पूरी की पूरी सरकार भैया भ्रष्ट होती है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट होती है, लेकिन उसका नेता जो है ईमानदार होता है। आप देख लीजिए दिल्ली में भी यही हो रहा है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है लेकिन उसका नेता ईमानदार है। बिहार में भी यही कहानी है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है, पूरा का पूरा तंत्र बेईमान है लेकिन नेता ईमानदार है। तो ये जो गड़बड़ झाला है, ये जो विरोधाभास है, ये समझ में नहीं आता। और जानते हैं ये ईमानदार नेता, भ्रष्ट सरकारों के ईमानदार नेताओं की नीतियां क्या होती हैं? उसकी नीति ये होती है कि जितनी घूस खाना है खाओ, जितनी रंगदारी मांगना है मांगो, जितनी फिरौती वसूलना है वसूलो, लेकिन एक्सपोज मत होना। एक्सपोज अगर हो जाओगे तो चूंकि मेरा चेहरा बहुत साफ सुथरा है, मेरा दामन जो है दूध से धुला हुआ है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ कार्रवाई करने का नाटक करना पड़ेगा भाई। और उस नाटक में हो सकता है कि कुछ महीने या 1 आध साल भी जो है तुम्हें तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो भ्रष्ट लोगों को, घूसखोर लोगों को, रंगदार लोगों को ये पूरी तरह से मैसेज है कि तुम सारे दुष्कर्म करो लेकिन एक्सपोज मत होना। एक्सपोज हो जाओगे तो हमको कुछ नाटक करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो सकती है। अभी यही नाटक देखिए बिहार के 2 आला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चल रहा है। एक आलोक कुमार, जिसके बारे में अभी एक दर्शक ने आपको कहा, भाई शेखपुरा की एसपी थी अनुसुईया, बालू माफिया के साथ उसकी मिली भगत जब उजागर हुई और चूंकि अनुसुईया ने बिहार के डीजीपी के खिलाफ भी कुछ संगीन आरोप लगाए थे, तो अनुसुईया को सस्पेंड किया गया और अब उनकी जांच की जा रही है। आलोक कुमार को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया है? अभी जो ये एसपी बाबूराम है, जो जिसने एक शराब कारोबारी के यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के साथ जो बहुत बर्बर सलूक किया है, उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है? ये किस तरह की जांच होती है भाई कि एक आदमी जो है प्रभावशाली पद पे बना रहता है, आप उसका मात्र तबादला कर देते हो, वो अपने विभाग में काम करने वाले सारे वरिष्ठ लोगों का फायदा उठा सकता है, नेताओं का फायदा उठा सकता है, और इस तरह से आप जांच करते हो। आलोक कुमार को और बाबूराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित क्यों नहीं किया गया? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरा जो है एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है इन लोगों के बीच में कि घूस मांगो, रंगदारी खाओ, लेकिन बेनकाब मत होना। बेनकाब होगे तो मुझे तुम पर जो है कुछ कार्रवाई का नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दामन भैया बहुत साफ सुथरा है, मेरा चेहरा जो है बहुत उजला उजला है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ नागमणि जुड़ गए हैं मसौड़ी से। स्वागत है नागमणि जी, आ रहे हैं बयान में, क्या कहना चाहेंगे आप? अब सबसे पहले मैं सर बताना चाहता हूँ कि अभिरंजन जी को हम पूजा अर्चना करते रहता हूँ कि एक अनिल कुमार का फिल्म देखा था नायक, तो मुहा मोही में कम से कम नीतीश कुमार जी को एक बार बुलाएं जी, और कम से कम 24 घंटा के लिए अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं हमारे अभिरंजन जी, तो मेरा बहुत सौभाग्य होता है बिहार का। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे भारत में 1 नंबर में कमा रहे हैं इनाम, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनाम पा रहे हैं, बहुत डफली बजा रहे हैं। तो आज बिहार में जो बलात्कार हो रही है, जो अपहरण हो रही है, जो डकैती हो रही है, जो लूट, उसमें भी मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उसके लिए उनके सांसद विधायक सबको। चलिए बिल्कुल 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 नागमणि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो वक्त की हमारे पास बिल्कुल कमी रह गई है, इसलिए चाहेंगे एक अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में। महेंद्र जी, पहले आप देखिए, जो बिल्कुल संक्षेप में।
और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना के अकेले सरकार की बस की भी बात नहीं है, लेकिन सरकार अपना रोल भ्रष्टाचार के पक्ष में है। जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं। चलिए, जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। हमारा मानना है कि सरकार अपराधियों, नेताओं और उन अफसरों को जो जिनका नाम आ रहा है आर्थिक अपराध में, उन पर आतंकवादी निरोधक कानून दर्ज करे, और हम उसको मानते हैं कि आतंकवादी कार्रवाई है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं वही बस यही बोलना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी विनोद जी। नीतीश जी को अपने अतीत में झांकना पड़ेगा और अपने नीतियों में फिर से परिवर्तन करने की इनको जरूरत पड़ेगी। चलिए, नीतियों में परिवर्तन की जरूरत और साथ ही साथ नियत में भी परिवर्तन करना होगा। अभिरंजन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में आपकी भी, और चाहूंगा कि नागमणि जी की भी बात को भी आप जरूर उनका भी जवाब दें। नहीं, मैं अपने नागमणि जी जैसे अपने तमाम भाइयों बहनों का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे लिए दुआएं करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मुझे यकीन है कि यही भारत की संस्कृति है। हर भाई चाहता है कि मेरा भाई तरक्की करे। इसी लिहाज से बिहार में ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो मुझे तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं और मुझे मेरे लिए दुआएं करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। बल्कि ये कहना भी नहीं चाहिए कि शुक्रगुजार हूं, ये उनकी भावनाओं के लिए जो है ये उपयुक्त नहीं है। हर भाई दूसरे भाई के लिए ऐसा सोचता है। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि देखो, हम इस लड़ाई को किसी भी कीमत तक और किसी भी मोड़ तक जाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। हमें सबूतों के साथ अगर आप जो है मामले सामने लेकर आओगे तो हम निश्चित रूप से उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, बिना सबूतों के सचमुच यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। आप सबूत लेकर आओ, और भ्रष्टाचार के मामलों का सबूत जुटाना बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया कि कितना आसान है। आजकल इतने सारे डिवाइस आ गए हैं, आप किसी को शूट कर लेंगे घूस लेते हुए, घूस देते हुए, किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो आप इस तरह के सबूत लेकर आइए, आर्यन टीवी से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को दूर तक ले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी आपका पूरे इस 1 घंटे के दौरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी, और आप तमाम मेहमानों का भी, महन जी, प्रभाकर जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in।